नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। आज हम एमजीएस एमजीजीएस जो स्कूल इंग्लिश मीडियम के लिए वैकेंसी आ रखी है, उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है जो कि 80 मार्क्स का होने वाला है, उस पोर्शन को लेकर बात करेंगे, जिसमें इंग्लिश की ग्रामर जो सेकेंडरी लेवल की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है टेंस। अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस 3 भागों में बांटा जाता है: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी टेंस के 3 पार्ट है। अब इन तीनों भागों में जो बीत गया है, जो चल रहा है और जो होने वाला है, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, इन 3 टेंस को 4 भागों में आगे डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में आगे डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले सिंपल टेंस या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट के साथ में, पास्ट के साथ में और इसी के साथ फ्यूचर के साथ में लग जाएगा। और चौथा जो टेंस है वो है परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 प्रकार से इनको आगे बांटा जा सकता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पहले टेंस की, जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अंदर आज हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। जब इसका हिंदी में हम ट्रांसलेट करें तो हिंदी के वाक्यों में ता है, ता हूँ, ता ती है, ते है आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे जाता है, आता है, इस प्रकार के शब्द इसमें पीछे मिलते हैं। अगर इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी जो साधारण वाक्य है, उसमें सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस या ईएस लगता है। यानी इसका जो सीधा फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगेगा, और अगर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, तो एस या ईएस नहीं लगेगा। अगर हम बात करें नकारात्मक वाक्यों की, नेगेटिव की और प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो उसमें डू या डज का प्रयोग किया जाता है। एस या ईएस जो है इनकी जगह किसका प्रयोग किया जाता है? डू और डज का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें इसमें नाउन की, तो नाउन को थर्ड पर्सन समझना चाहिए। अगर प्लूरल हो तो इसके भी अपन ने बात कर ली। प्लूरल के अंदर जैसे दे है, यू है, वी है, आई है। इसमें ध्यान रखने वाले जो है वो 2 है, एक तो यू और एक आई। अगर आमतौर पे देखा जाए तो आई और यू जो है उन्हें सिंगुलर नाउन की तरह या सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह देखा जाना चाहिए, लेकिन हमेशा इनको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा और इनके साथ में कभी भी एस या ईएस नहीं लगेगा। यानी अगर सब्जेक्ट जो है आई और यू है तो कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में, तो इनके लिए रूल नंबर 3 जो है वो भी अपन ने बात की कि आई और यू के साथ में एस या ईएस कभी भी नहीं आता, क्योंकि इनको प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाए। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। देखो पीछे ता हूँ आ रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे आई लर्न माई लेसन, यानी मैं अपना पाठ याद करता हूँ। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, आई जो है वो सिंगुलर नाउन नहीं है, प्लूरल नाउन है, इसलिए लर्न के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया गया। अगर दूसरे वाक्य की बात करें तो सीता एक मधुर गाना गाती है, तो सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। तो सिंग के साथ में, सिंग फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में आ गया है एस यानी सिंग्स। इसमें क्वेश्चन भी इसी इसी टाइप से आएगा, इसमें ये जो वर्ब दे रखी है ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाएगा और 4 में से कोई एक ऑप्शन हमें चूज करना होगा कि इसमें इसकी जगह क्या आएगा। तो ध्यान रहे, सीता सिंगुलर नाउन है और ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, इसलिए इसमें क्या आएगा? सिंग्स आएगा। तीसरा जो सेंटेंस है वो है, तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। यू को भी प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाए। उसके बाद चौथा सेंटेंस है, वे अपना पाठ याद करते हैं, यानी दे लर्न देयर लेसन। अगला है, वह स्कूल जाता है, तो वह जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए गो के साथ में ईएस का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि गोज टू स्कूल। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी, क्योंकि वी जो है वो प्लूरल नाउन है। अब बात करते हैं नकारात्मक वाक्यों की, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले
डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी अगर सिंगुलर है तब तो डज नॉट, और अगर प्लूरल है तो डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अगर वाक्य में कभी नहीं है वो तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं। मान लो अगर सेंटेंस में कभी नहीं शब्द को इंडिकेट किया जा रहा है हिंदी सेंटेंस में, तो वहां पर नेवर लगेगा, डू या डज नहीं लगेगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले, मैं अपना पार्ट याद नहीं करता। सेम एग्जाम्पल वापस लिए गए हैं ताकि हमें उनको चेंज करने में दिक्कत नहीं आए। मैं अपना पार्ट याद नहीं करता, तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन, क्योंकि यहाँ पर लर्न के साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं किया था सिंपल टेंस में, तो यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। वे हॉकी नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले हॉकी। इसी प्रकार जो बाकी के सेंटेंस है उनको आप रीड आउट कर लेना। इसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य है उनकी बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट, ही, सी और इट ये एक वचन नाउन कर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, और उसी प्रकार जो डू का प्रयोग है वो बहुवचन के साथ, यानी कि आई, वी, यू, दे इनके साथ किया जाता है। और जो सब्जेक्ट फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग में आएगी। अब बात करते हैं एक बार रूल नंबर 4 की। अगर कहीं पर कितना यानी हाउ मच, कितने, हाउ मेनी और कौन सा यानी विच के साथ संबंधित नाउन भी इसमें आते हैं। अगर वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लगाते हैं। हु के साथ में डू या डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह वाक्यों में नहीं किया होता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले, क्या वे किताब पढ़ता है, तो डज ही रीड ए बुक। वे किताब पढ़ता है होता है ही रीड ए बुक, तो इसके आगे क्या लग जाएगा कि डज ही रीड ए बुक, क्योंकि रीड के साथ में एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा अगर सिंपल अपन सेंटेंस की बात करें तो। दूसरा है, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, डू आई गिव यू ए पेन। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, डज योर मदर लव यू। अगर ये सिंपल टेंस का वाक्य होता तो यहाँ पर इसमें लव्स लगता, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो ये एस या ईएस का प्रयोग होता, इसलिए इंटेरोगेटिव में डज यहाँ पर लगेगा। आप इसी प्रकार ये बाकी के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, यानी सेकंड टेंस। पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस अब तक ने कंप्लीट कर लिया है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी देख लिए आप और इससे संबंधित एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इन वाक्यों में हमेशा जो काम होता है वो जारी रह रहा हो तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस टेंस, और ये कार्य प्रेजेंट में जारी रह रहा है इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा जाएगा। यानी हिंदी के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो वही बात है, इसमें जो क्रिया है हेल्पिंग वर्ब वो इज, आर और एम का प्रयोग किया जाता है। अगर एक वचन हो तो इज, बहुवचन के लिए आर और आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। और जो सब्जेक्ट है उसमें वर्ब के साथ में आई एन जी का भी प्रयोग किया जाएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ में आई एन जी लगेगा। अब बात करते हैं उदाहरण की। राम एक पत्र लिख रहा है, राम इज राइटिंग ए लेटर। लड़कियां स्कूल जा रही है, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, द कारपेंटर इज मेकिंग ए चेयर। यानी जो वर्ब है इस वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। अगर एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग ए फुटबॉल मैच। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूँ। इसी प्रकार अब बात करें अगर नेगेटिव सेंटेंस की तो इसमें इज, आर, एम के बाद में नोट लगाते हैं। जैसे वहां पर डू और डज के साथ में लगाया, वही काम यहाँ पर इज, आर और एम के साथ में करना है। बस ध्यान ये रखना है कि इसके जस्ट बाद में प्रयोग किया जाए। जैसे मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। वे अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, शी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। यानी यहाँ पर जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाए। अगर सिंगुलर नाउन है तो इज के बाद में नॉट प्लेइंग, और अगर प्लूरल होता तो आर के बाद में नॉट और फिर उसके बाद में वर्ब का प्रयोग किया जाता। गाय घास नहीं चर रही है, द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। इस प्रकार बाकी के सेंटेंस भी आप रीड आउट करें। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य है उनकी बात करते हैं। अगर वाक्य के आरंभ में इज,
आर एम कर्ता से पहले लगते हैं और वर्ब के बाद में आईएनजी लगाते हैं। यानी इसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा उसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है इससे ही क्वेश्चन की शुरुआत कर दी जाएगी और जो आईएनजी है वो वर्ब के साथ में लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही है? आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। यहाँ पर गर्ल्स बहुवचन है इसलिए किसका प्रयोग किया गया है? आर का, और रीडिंग रीड के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया गया है, रीडिंग। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? इज द सन राइजिंग इन द स्काई। इज से वाक्य की शुरुआत की गई है। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ? एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। बस ध्यान यही रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है उनके बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाए बीच में, जहां पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में इसका प्रयोग किया जाएगा। और उदाहरण देख लेते हैं। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। इस प्रकार बाकी के सेंटेंस आप रीड आउट कर सकते हैं। अपन बात करते हैं इसके बाद आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इनमें जो कार्य है वो चुका है, चुकी है, या है, आ है, या ये है शब्द आदि पाए जाते हैं इनमें हिंदी वाक्यों में। अगर इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो एक वचन के साथ में हमेशा हैज का प्रयोग किया जाता है और जो बहुवचन है उनके साथ में हैव का प्रयोग किया जाएगा। यानी सिंगुलर नाउन के साथ में हैज और प्लूरल नाउन के साथ में हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखें। प्रेजेंट हो या चाहे पास्ट हो, हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो राम स्कूल जा चुका है। राम हैज गॉन टू स्कूल। मैंने उसको एक पत्र भेजा है। आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। इसमें देखिए हैज और हैव का प्रयोग किया गया है तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गोन, और सेंड की थर्ड फॉर्म है सेंट, सेंड, सेंट, सेंट। तो सेंट और इसके पहले आई लगा हुआ था तो आई को प्लूरल नाउन के हिसाब से हैव का प्रयोग किया जाएगा। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी। यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। तो इस प्रकार से आप बाकी के सेंटेंस रीड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। इनमें हेज या हैव के बाद में नॉट लगता है। जिस प्रकार डू और डज के बाद में इज, आर और एम के बाद में लगाया था, उसी प्रकार यहाँ हैज और हैव के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे उसने गाना नहीं गाया है। सी हैज नॉट संग द सॉन्ग। तो यहाँ पर सी जो है वो सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है। हैज के बाद में नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म संग का प्रयोग किया गया है। सिंग, सेंग और संग। तो थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर? संग। बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। द कारपेंटर हैज नॉट मेड द चेयर। कारपेंटर ने कुर्सी नहीं बनाई है। उसके बाद मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। आई हैव नॉट रीड योर लेटर। यहाँ पर आई जो है वो प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है इसलिए आई के बाद में हैव का प्रयोग किया गया। और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। रीड की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है, यानी रीड, रीड और रीड। तो यहाँ पर आई हैव नॉट रीड योर लेटर। उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स। तो यहाँ पर भी सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड का प्रयोग किया गया है। अब आगे बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो वही सेम चीज करना है। जो भी हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? हैज ही सोल्ड हिज काउ। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उससे सेंटेंस की शुरुआत करनी है और जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड का प्रयोग किया गया। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? हैव यू लर्न योर लेसन। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया? तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उससे सेंटेंस की शुरुआत करनी है। बस यही बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कुछ और उदाहरण की। तो आप इन उदाहरणों को और देख सकते हैं। जैसे कितने लड़के आ जाए हैं, तो यहाँ पर हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग किया गया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी हाउ मच, हाउ मेनी और विच का प्रयोग किया जाए वहां पर कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब है उससे सेंटेंस की शुरुआत नहीं करनी है। कितने कैसे आए, तो वहां पर हाउ मनी, हाउ मच और विच से ही सेंटेंस की शुरुआत करनी है। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
करना है। तो ये कुछ सेंटेंस थे जो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक वचन जो है यानी सिंगुलर नाउन के साथ में हैज बीन का प्रयोग किया जाता है और इसी प्रकार में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज में की जाती है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना है। क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी हैज बीन सिंगुलर नाउन के साथ में, जबकि प्लूरल नाउन के साथ में हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ सेंटेंस की, जिसमें सबसे पहले क्या वे अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। तो इसमें डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस है, इनको एक बार ध्यान से देखें कि क्या वे अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। क्या वे अपना काम 3 घंटे से कर, अगर यही अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो वाक्य की शुरुआत जो है वो ही से करते, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। लेकिन जैसे ही हम हैज को जो है वाक्य के स्टार्टिंग में लगाएंगे तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में ही हैज नॉट बीन, ध्यान ये रखना है कि हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स। तो यहाँ पर यही बात ध्यान रखना है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का, इसके साथ में वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ये कुछ और उदाहरण है जिनको आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। अब कल हम चर्चा करेंगे पास्ट टेंस की। आज आप इन सभी को अच्छे से रीड आउट करें और साथ में कुछ और एग्जाम्पल्स देकर उन एग्जाम्पल्स की सहायता से अपने जो हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब है इनका प्रयोग का अभ्यास कर सकते हैं। आगे वीडियो में बने रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।